नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड भी। एलर्जीज आर हार्मलेस। ये भी अपने को लगता है अरे क्या बात है, एलर्जी तो बहुत कॉमन रहती है। नहीं, इट इज, हमने जितने लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं एलर्जी के, उतने किसी ने भी नहीं दिखे होंगे। क्योंकि ये जो एलर्जी जो फूड, ड्रग्स और इंसेक्ट स्टीम की रहती है, वो समटाइम्स पेशेंट को आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ता है। उसको एनाफिलेक्सिस बोलते हैं। एनाफिलेक्सिस यानी कि इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ एलर्जी। और वैसे भी देखा जाए तो आप एलर्जिक राइनाइटिस भी देखेंगे, तो उसमें जो है वो अगर समझो अनकंट्रोल हो गया, अनट्रीटेड रह गया, तो उसमें एडल्ट्स में जो है उनको जो है रात भर स्लीप नहीं आती, स्लीप क्वालिटी पूरी चली जाती है। ज्यादा सर्दी रहे, नींद नहीं हुई तो दिन भर आपको फटीग महसूस होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको काम से छुट्टी भी लेनी पड़ती है। तो हमने देखा है कि जैसे ही एडल्ट्स में काम में जाने का यानी कि जो छुट्टी लेने का प्रमाण है वो बढ़ते जा रहा है एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से। और स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस रहते हैं, उनको भी ऐसा होता है कि स्कूल में पूरा परफॉर्मेंस कम हो जाता है और उनका भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। तो इट इज मेजर प्रॉब्लम। अनट्रीटेड एलर्जिक राइनाइटिस एडल्ट्स और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में सिमिलरली ये करता है, यानी कि उनका परफॉर्मेंस जो है हैम्पर कर देता है। और अनट्रीटेड जो इतने एलर्जी रहती है, जिनको समझो पहले से अस्थमा है, साइनोसाइटिस है और एक्जिमा और अर्टिकेरिया जैसे एलर्जिक प्रॉब्लम्स है, तो वो उससे वर्सन हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए एलर्जीज जो बोलते हैं कि हार्मलेस है, ऐसा नहीं है। एलर्जीज आपको कभी कभी आईसीयू में भी एडमिट कराना पड़ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। तीसरा, स्मोकिंग डज नॉट ट्रिगर एस्थमा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मोकिंग जो है इज अ नॉन ट्रिगर फॉर एस्थमा। और ऐसा देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती है, स्मोक करती है, अपने जैसे सिटी में नहीं करती है, पर मेट्रो सिटीज में, फॉरेन कंट्रीज में फीमेल्स का जो है स्मोक करना बढ़ गया है। तो जिन जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती है, स्मोक करती है एएनसी पीरियड में, प्रेगनेंसी पीरियड में, तो उनके बच्चों को एस्थमा होने का जो प्रमाण है वो ज्यादा है, रादर देन जो लेडीज स्मोक नहीं करते हैं। सो स्मोकिंग triggers asthma. नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा ये जो है कॉमन क्वेश्चन रहता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स कॉज एलर्जिक राइनाइटिस। तो हमारे पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या हमने घर में कोई जैसे हमारे जो घर का जो बगीचा है उसमें हमने फ्लावरिंग प्लांट जो फूल वाले झाड़ रहते हैं वो लगाने की नहीं क्या, हमको अगर एलर्जिक राइनाइटिस है। तो ये बात जो है वो एकदम गलत है। क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है वो पोलन से होता है, पर जो अपने बगीचे में जो लगाए गए फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट के जो पोलन्स रहते हैं, इट इज टिपिकली लार्ज एंड स्टिकी रहते हैं। तो इसीलिए वो हवा के साथ जो है वो ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पाते, वहीं के वहीं गिर जाते हैं। इसीलिए उनकी जो एलर्जी है वो अपने तक पहुंचती नहीं है। पर जो अपने खेत में जो वीड्स रहते हैं, तो वीड्स ग्रास जो रहते हैं, ट्रीज रहते हैं, उनके पोलन जो है वो एक तो उनकी साइज ही कम रहती है और वो स्टिकी नहीं रहते, और वो हवा के बहाव के साथ वो यानी कि हवा में आ जाते हैं। और उसकी जो एलर्जी वाले पेशेंट रहते हैं उनको ज्यादा मात्रा में उनसे तकलीफ हो सकती है। इसलिए जो फार्मर्स रहते हैं बेसिकली, जिनको एलर्जिक राइनाइटिस है, उनको हम बोलते हैं कि उनसे आपको बचना चाहिए। आपका अगर समझो हाउस अगर इसमें रहेगा, खेत में रहेगा, तो आपने जो है गांव में आना चाहिए। क्योंकि वहां जो है पोलन्स वहां तक कैरी होना जरा मुश्किल रहता है। तो इसीलिए एलर्जिक राइनाइटिस जो है अपने जो बगीचे वाले जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें, उससे उसके जो पोलन्स है उससे अपन ज्यादा नहीं इन्फेक्ट होते, एलर्जिक नहीं रहे होते जितना कि फार्म वाले रहते हैं। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, हम घर में जो फ्लावर्स लाते हैं उसके सेंट से भी हमको कभी कभी तकलीफ होती है। तो वो फ्लावर के जो ये इससे रहता है सेंट, जो बास रहती है, उससे किसी को ट्रबल नहीं होता। बेसिकली जो परफ्यूम के जो केमिकल्स रहते हैं उससे उनको एलर्जी होती है। तो ये जो कुछ मिथ्स है कि अपना एलर्जी के बारे में, फ्लावर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, तो वो गलत है। बेसिकली जो केमिकल्स रहते हैं परफ्यूम में उसकी वजह से स्नीजिंग ज्यादा होती है रादर देन पोलन्स। तो
ये है कि अपन ने जो है अपने इसमें आप बगीचे में बिंदास आप फ्लावरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये जो एलर्जी का है, ये हमको ये एरिया में, हम जब से ये सिटी में आया है तब से मेरी एलर्जी बढ़ गई है, तो फिर मैं क्या करूँ, जहां मुझे एलर्जी नहीं होती वहां जाऊं क्या? वहां तो मुझे बिल्कुल नहीं होती थी। तो ये मूविंग टू अनदर रीजन कैन क्योर एलर्जीज, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मिथ है। रियलिटी ये है कि एलर्जी राइनाइटिस जो रहता है वो विंड ब्लोन पोलन से होता है। आपने अभी देखा मोस्टली इन स्प्रिंग एंड समर। और जो हाउस डस्ट अरे माइट्स अरे, रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, मोल्ड स्पोर्स रहते हैं, उससे ये वो तो एलर्जीज डेवलप होती है। और ये जो है, जो एरिया में, हो गया ना। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, तो उससे सुनाई होती है दे। आपको। यस यस। तो उससे होती है आपको, जो लोकल एरिया में प्लांट्स रहते हैं उससे होती है, उनके पोलन से होती है, उनके हाउस डस्ट माइस से होती है। आप अगर दूसरे जगह जाओगे तो आपको कुछ दिन के लिए आपके सिम्टम भी रह सकते हैं आप, पर बाद में फिर से जो वहां के जो पोलन्स है, जो विंड के साथ बह के आते हैं, वहां के जो हाउस डस्ट माइट्स है, डैंडर्स है, मोल्ड्स है, उसकी एलर्जी आपको फिर से डेवलप हो सकती है। कुछ दिन के लिए आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ हो सकती है, और बाद में फिर से आपको एलर्जीज होती है। क्योंकि हमारे ओपीडी में जो आने वाले पेशेंट्स है, उन उनकी हिस्ट्री से हमको पता चलता है कि अरे सर, मुझे पहले तो एकदम अच्छा लगा, और उसके बाद में फिर से मुझे एलर्जी का जो तकलीफ है, स्नीजिंग है, वो होने लगा है। तो ऐसा यानी कोई जरूरत नहीं है कि आपने एलर्जी की वजह से आपका जो रीजन है वो चेंज करना चाहिए। तो ये मिथ है कि कोई भी एलर्जी जो है आपने प्लेस चेंज किए तो वो कम हो गया, ऐसा नहीं है। अलग टाइप के प्लांट्स फिर से आपको एलर्जिक बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये जो है मिथ 6, कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू एनिमल्स विल डिक्रीज योर एलर्जी सिम्टम्स, ये सबके लिए बहुत ही अ, यानी कि बहुत ही ऐसा टचिंग वाला ये है, मिथ है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर में जो है पेट्स रखते हैं, और उनको पेट से लगाव हो जाता है। और लगाव होने के बाद क्या होता है कि ऐसे मिथ्स जो है वो पेट लवर्स से आने लगते हैं हमको कि सर ऐसा हो गया है, तो हमने वो कंटिन्यूअस एनिमल्स के कांटेक्ट में तो रहते हैं हम, उनके साथ हम सोते भी है बेड पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कितना भी एनिमल के साथ रहो, कितना भी एनिमल्स के साथ आप रहो, आप डिसेंसिटाइज नहीं हो सकते हैं। क्योंकि एनिमल्स में जो है, एनिमल के जो स्किन फ्लेक्स रहते हैं, हेयर्स रहते हैं, फर रहते हैं, ऊल रहते हैं, सलावा रहती है, यूरिन रहती है, उसमें जो एक प्रोटीन्स रहता है, इट इज बेसिकली अपने अपने को एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप करता है। जिनको एस्थमा है वो एस्थमा को भी ट्रिगर करता है। और क्या रहता है कि जैसे ये अपन पेट्स अपने घर के अंदर आते हैं, तो अपना जो कारपेट्स रहते हैं, जिनमें एक ये रहती है कि अगर उस पे समझो हेयर्स, डस्ट माइट्स, पोलन्स वगैरह गिरे, तो वहां ही रखता है वो, उसमें ही जकड़े रखता है उसको। तो वो जल्दी अपन जो है वो कितना भी साफ आप अगर करे तो भी वो साफ नहीं होता है। कारपेट को आप कितना भी साफ करें तो उसमें से जो अटके हुए जो एलर्जेंस रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, वो उसमें ही रहते हैं। और आपको जो है कंटिन्यूस आपको उसका एक्सपोजर रहता है, और आप एलर्जिक रहते हो। तो आपको समझो, ये जो हाउस होल्ड आपको पेट्स रखने हैं, तो आपको एक तो दो तीन चीजें करनी चाहिए। एक, पेट्स को जो है हमेशा बाहर रखना चाहिए। आपकी जो फ्लोरिंग है वो एकदम हार्ड फ्लोरिंग रखनी चाहिए, जहाँ ताकि उसमें जो उनके सलाइवा, यूरिन, या उनके जो हेयर्स के जो प्रोटीनिशियस पार्ट जो है, जो एलर्जिक है अपने लिए, वो वहां ना गिरे। और समझो, आपका जो बेडरूम है, बेडरूम के अंदर तो बिल्कुल पेट्स आने ही नहीं चाहिए। और दूसरा जो है, आपका जो पेट्स वाला एरिया है वो रेगुलरली वॉश करना चाहिए आपने। तो उससे जो है आपको एलर्जीज जो है कम मात्रा में डेवलप हो सकती है। पर फर्स्टली आपको पेट्स को जो है आपके बेडरूम और आपके घर के बाहर रखना ही है। और कोई भी पेट जो है आप कंटिन्यूस आपके साथ रखने से आप एलर्जी से डिसेंसिटाइज नहीं हो सकते हैं। आपका जो सेंसिटाइजेशन है, आपका एलर्जी जो है बढ़ते ही जाएगा ओवर द टाइम। नेक्स्ट स्लाइड।
eliminating wheat and milk helps to relieve the symptoms of asthma and hay fever means allergic rhinitis. तो आपके डेली फूड से गेहूं और जो मिल्क है, वो मिल्क अगर अपन ने निकाल दिया तो आपका एस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस को रिलीफ मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है। क्योंकि गेहूं और मिल्क जो रहता है अपने डाइट में उसका महत्व बहुत ज्यादा है। अगर अपन ने वो मिल्क और व्हीट अगर अपने डाइट से निकाल दिया तो अपना न्यूट्रिशन ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन वो एकदम हैम्पर हो जाएगा। तो आपको जो है कोई भी मेडिकल कंडीशन हो जिसमें नहीं चलता होगा एलर्जी छोड़ के, हाँ, तो वो आप आपके डाइटिशियन से या डॉक्टर से सुपरविजन में वो बंद कराए। पर मैं एक एलर्जी स्पेशलिस्ट बोल के आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है मिल्क और गेहूं ये आपके खाने से जो है उसको बाद मत करिए। समझो एक ही कंडीशन पे अगर कोई आपको अदर हेल्थ प्रॉब्लम रहेगा और उसमें आपको आपके डॉक्टर ने नहीं बोला होगा तो वो ठीक है, पर एलर्जी की वजह से आप ये अगर बंद कर रहे हैं तो कोई ये नहीं है। क्योंकि कुछ कुछ जगह जो है ऐसा मानते हैं कि मिल्क की वजह से जो है कफ बढ़ता है, कफ और जो है अस्थमा भी वर्सन होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए कि बहुत सारे जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे रहते हैं तो ऐसा होता है कि माँ का दूध उनको मिलता नहीं है, तो उनको जो है डॉक्टर्स बोलते हैं कि बाहर से उनको जो है गाय का दूध पिलाओ या कुछ एडिटिव्स देके उनको पिलाते हैं, न्यूट्रिशियस ये पिलाते हैं। तो फिर वैसे तो उनको तो फिर पूरा साल ही कफ रहना चाहिए। वो क्यों बोलते हैं कि उनको दूध पिलाना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दूध की वजह से कफ बढ़ता है या एलर्जीज बढ़ती है। हाँ, और जो और एक मिथ ऐसा है कि सर मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी सकता हूँ क्या, और कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से मेरे को वीजिंग होती है? तो बिल्कुल नहीं। कोई भी कोल्ड ड्रिंक कोई भी आइसक्रीम की वजह से आपकी एलर्जी बढ़ती नहीं है। बेसिकली एलर्जी और जो दम है वो बढ़ता है बेसिकली जो उनसे जो कोल्ड एयर आती है, कोल्ड ड्रिंक से कोल्ड एयर आती है, वो कोल्ड एयर से कभी कभी किसी को ये हो सकता है। जो एयरवेज रहते हैं अपने सांस की नलियां वो स्पाज्म में चली जा सकती है। पर ऐसा कोई भी ये नहीं है, पेपर नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से किसी को एलर्जी हुई है और वीजिंग हुआ है। हाँ, और एक बोल सकता हूँ कि जो कोल्ड ड्रिंक्स में एडिटिव्स रहते हैं उनकी किसी किसी को एलर्जी हो सकती है। उसकी वजह से किसी किसी को थ्रोट स्वेलिंग आ सकती है, रैशेस आ सकती है, कभी कभी एटोपिक एक्जिमा भी हो सकता है। तो ये चीजें आपने देखनी चाहिए कि अगर आप पर्टिकुलरली एलर्जिक हो किसी एडिटिव्स को, तो एडिटिव्स की वजह से आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन से माइनर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। और जो कॉमन जो फूड एलर्जीज रहती है चिल्ड्रंस में, तो नट्स रहते हैं, फिश, शेलफिश, मिल्क और एग्स, ये ज्यादा एलर्जिक रहते हैं। और जो अपनी बेकरी चलाते हैं वो बेकर्स रहते हैं, उनको जो व्हीट फ्लोर रहता है उसका जो धुआं आता है उसकी वजह से किसी को अस्थमा डेवलप हो सकता है। तो पर्टिकुलरली व्हीट से नहीं, व्हीट के इससे। तो व्हीट एंड मिल्क जिसके बारे में जो मिथ है एलर्जी का और अस्थमा का, वो मैंने अभी आपको क्लियर किया है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो एलर्जिक फूड है, फूड एलर्जीज मैंने आपको अभी जो बताई थी, तो उसका ये पिक्चर है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी एलर्जी के बारे में आप मिथ्स देखें, अभी अपन अस्थमा के बारे में थोड़ा जान लेंगे। और अस्थमा के जो मिथ्स है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो अस्थमा जो है सबको पता है, अस्थमा यानी कि मराठी में उसको दमा बोलते हैं। अस्थमा ये एक लंग की डिसऑर्डर है जो हर एक एज में पाई जाती है। ये बेसिकली जो है अपनी जो सांस की नलियां है उनको अंदर से सूजन आती है, और वो सूजन आने के कारण वो एकदम ऐसे टाइट हो जाती है, और वो जो सांस लेने का जो नलिका है वो पूरी ही ऐसी हार्ड हो जाती है और उसमें से अपने को सांस लेना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इसके प्रमुख सिम्टम्स रहते हैं, इसमें पेशेंट्स को कफ रहता है, एक ऐसा म्यूजिकल साउंड आता है व्हीजिंग का, और पेशेंट को दम लगने लगता है, और चेस्ट में ऐसा टाइटनेस लगता है कि छाती पूरी जाम हो गई है। तो ये सब सिम्टम्स है, यही अस्थमा है जिसमें पेशेंट को जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। ये अंदर की जो है अपन सांस की नली देख रही है,
आपके राइट साइड में जो दिख रही है एकदम नॉर्मल लंग है, जिसमें बिल्कुल आपको अंदर से सूजन नहीं लग रही है, सांस की नली एकदम ये है, फ्री है। और देखिए लेफ्ट हैंड में एस्थमा में जो वो सांस की नली है, वो बाहर से जो है उसको सूजन आ जाती है, तो वो जो होल है जो एयरवे के लिए ओपन रहता है, वो पूरा ही क्लोज होगा, ऑलमोस्ट क्लोज। और जो बाहर की जो मसल्स है वो भी टाइट हो जाती है, ब्रोंकोस्पाज्म बोलते हैं उसको। और वो इसके होने के बाद पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। दिस इज एस्थमा। अभी एस्थमा के टाइप्स भी बताऊं, किसी को इंटरमिटेंट एस्थमा रहता है, किसी को परसिस्टेंट। इंटरमिटेंट बोले तो आपको कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे हवा में बदलाव के कारण कोई सीजन चेंज हो गया है, तो उसके कारण ये इंटरमिटेंट एस्थमा अपने को ये होता है उसमें। और परसिस्टेंट जो रहता है वो साल भर चलते रहता है, आपको जरूरत नहीं रहती कि मौसम चेंज हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ अस्थमा के ट्रिगर्स है, इसकी वजह से अस्थमा बढ़ता है, जैसे पोल्यूशन है, स्मोकिंग है, बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन हो गया है, जेनेटिक है, पेट से है, अभी आपको बोला था कि पाले हुए कुत्ते बिल्ली जिनको ये फर रहते के बाल रहते, हाउस होल्ड केमिकल्स है जैसे अपन घर में क्लीन करते, डस्ट है, दीज आर द ट्रिगर्स फॉर अस्थमा। नेक्स्ट स्लाइड। और कुछ एलर्जिक फैक्टर भी रहते हैं, जैसे मैं बोला कि एलर्जिक फैक्टर की वजह से भी एस्थमा रहता है, एलर्जिक एस्थमा। नॉन एलर्जिक एस्थमा भी रहता है जो एक्सरसाइज, स्ट्रेस, इलनेस की वजह से होता है। और कुछ एडल्ट ऑनसेट, यानी कि आपको बचपन में कुछ भी नहीं रहता है, मगर वो आफ्टर एज ऑफ 18 शुरू हो जाता है। और पीडियाट्रिक एस्थमा, बाल दमा जिसको बोलते हैं, वो जो है 5 इयर्स के बिलो ही अपने को दिखता है इन्फेंट टॉडलर्स में। तो ये जो अस्थमा रहता है, वो जिनको बचपन में रहता है वो बाद में भी वो कैरी करते हैं, पर ऐसा हो सकता है कि विद इम्यूनिटी और ये वो कम हो जाता है। और कुछ अस्थमा के प्रकार है, जैसे एक्सरसाइज इंड्यूस, एक्सरसाइज से किनका बढ़ता है वो ट्रिगर फैक्टर रहता है। ऑक्यूपेशनल, किसी का इंडस्ट्रियल एरिया में, किसी का फार्म में जो है ऑक्यूपेशन रहता है, तो उसकी वजह से ये अस्थमा बढ़ता है। अस्थमा और सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम एक रहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मैंने जस्ट ओवरव्यू बता दिया है कि ये देखिए अभी अस्थमा जो है, अपन ने अभी देखा कि टाइप्स देखे, तो अभी मिथ्स देखेंगे और रियलिटीज देखेंगे। ये सबसे कॉमन मिथ है, चाइल्डहुड अस्थमा गोज अवे विथ एज। जैसे हर एक डॉक्टर आपको काउंसिल करता है कि ये जो बाल दमा है सर 5 या 7 साल तक रहता है, 12 साल के बाद वो चला जाता है, ऐसे सब कोई कोई बोलते रहता है। और वो इतना फेमस है कि हमको एक एक घंटा लग जाता है एक्सप्लेन करने में। कि एक बात याद रखिए कि सिम्टम्स ऑफ अस्थमा किसी को भी बाद में आ सकते हैं, 7 साल के बाद, 12 साल के बाद, कभी भी आ सकते हैं। अस्थमा कभी भी क्योर नहीं होता है, वो सिर्फ कुछ दिन के लिए। और कुछ यानी कि जैसे एलर्जेंस आपके बड़े नहीं हुए, उसके लिए वो सप्रेस रहता है, पर वो क्योर कभी नहीं कर सकता है। अस्थमा अपन कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कभी कर नहीं सकते। और जो है जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो जैसे कि मैं बोला कि कुछ ट्रिगर्स रहते हैं, जैसे अभी आपने देखे, वो ट्रिगर्स के साथ वो बढ़ते रहते हैं। सो देर इज नो क्योर फॉर एस्थमा, और एस्थमा ये जिंदगी भर रहता है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि पीपल विथ एस्थमा शुड नॉट एक्सरसाइज, ये एक मिथ है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। पीपल्स विथ एस्थमा जो है उन्होंने रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो रहती है वो एक्सरसाइज अपने लंग्स के लिए भी उतनी ही ये अच्छी रहती है, अपना लंग फंक्शन जो स्ट्रेंथन करती है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो है कभी भी एक्सरसाइज नहीं बंद करनी चाहिए। और जो एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा मैंने अभी बोला था, वो लोगों को ये जो है उनको भी एक्सरसाइज बंद करने की जरूरत नहीं है, मगर उनको जो है केयर लेनी पड़ेगी। कुछ इनहेलर्स एक्सरसाइज के पहले उनको लेने पड़ेंगे और उसके बाद वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर मैं एडवाइस करूंगा कि उन जैसे लोगों ने स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें अस्थमा अटैक आ सकते हैं। पर आपका जो फिटनेस रखने के लिए जितनी एक्सरसाइज रहते हैं, जैसे रनिंग है, स्विमिंग है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Medication used for asthma are habit forming and become ineffective over time. जो अस्थमा के मेडिसिन है उनसे आदत लगती है, और वो जो रहता है अपन ने अगर कंटिन्यूअस लिए तो वो
उनका जो इफेक्ट है वो चला जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रियलिटी ये है कि अस्थमा मेडिकेशन जो रहते हैं वो पूरी तरह से सेफ रहते हैं, और अस्थमा के मैनेजमेंट के लिए वही सही पर्याय है। अस्थमा एक ऐसा बीमारी है कि जो ये पूरा जिंदगी भर चलने वाली है, और इसके लिए इसको जैसे अपन बीपी और डायबिटीज के लिए जैसे मेडिसिन लेते हैं, वैसे इसके लिए मेडिसिन लेके उसके जो सिम्टम्स है वो कंट्रोल करने पड़ते हैं। और इसके लिए जो है मेनली इनहेलर्स इज द बेस्ट चॉइस। ये देखिए, जैसे अपने आंख जो है, आंख के लिए अपन चश्मा यूज करते हैं, और अपन ने चश्मा नहीं यूज किया तो क्या होता है, क्या आंख का नंबर बढ़ता है या आंख खराब हो जाती है। उसी तरह लंग्स का है, लंग्स हेल्दी लंग्स के लिए इनहेलर जो है वो अप्रोप्रिएट है। वो उसको और स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। अगर अपन नहीं समझो यूज किए इनहेलर, जब भी अपने को सिम्टम्स दिखे और तब इनहेलर्स यूज किए, तो आपके जो लंग फंक्शंस है वो डे बाय डे डिटोरेट होते जाएंगे आग की तरह, और आपका जो है इनहेलर्स की मात्रा भी बढ़ने लगेगी, और आपको इफेक्ट भी नहीं आएगा। जो सीओपीडी नाम का जो अस्थमा का जो अगला वर्जन है, यानी कि वर्स्ट कंडीशन सीओपीडी, उसमें रूपांतरित हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मिथ है वो आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि ये हैबिट फॉर्मिंग दवा है। इट इज नॉट हैबिट फॉर्मिंग। आप जब चाहे तब बंद कर सकते हैं, पर विद डॉक्टर एडवाइस, आपके एडवाइस से नहीं, खुद के मन से नहीं बंद करने का। नेक्स्ट, एस्थमा कैन नॉट बी फैटल। सबको यही है प्रॉब्लम, अरे थोड़ा सा दमा है, क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, अरे ये छोटी बीमारी है, खांसी की बीमारी है। पर ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि अस्थमा के जो पेशेंट है, अगर उनको अटैक आ गया तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और बहुत सारी जो अपनी इकोनॉमी है, वो हमने देखा है कि एस्थमेटिक इंडिविजुअल की जो पूरी इकोनॉमी है, एक एडमिशन के साथ उसकी पूरी ये इकोनॉमी पूरी गड़बड़ा जाती है। तो इसीलिए ये जो अस्थमा है, वो अस्थमा अगर समझो स्टेटस अस्थमेटिक, यानी कि ज्यादा वाले दमे में अगर परिवर्तित हो गया तो आपको बार बार एडमिट होना पड़ सकता है, और वो भी ऑक्सीजन के साथ आईसीयू में। तो नहीं वो इसीलिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलरली अस्थमा, अब आईला तो नहीं। हाँ, अस्थमा को जो है आप नजरअंदाज मत कीजिए। नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। अस्थमा शुड ओनली बी ट्रीटेड व्हेन सिम्टम अराइज। अभी अपन ने बात की थी कि फैक्ट ये है कि अस्थमा जो है उसके लिए दो प्रकार के मेडिसिन रहते हैं। एक रहता है प्रिवेंटर और दूसरा रहता है रिलीवर। तो रिलीवर जो है, रिलीवर यानी कि जब आपको ज्यादा सिम्टम्स रहे तो लेने का है। और जो प्रिवेंटर जो है कि ये होना ही नहीं तकलीफ, इसीलिए जो दवाई है वो चालू ही रहनी चाहिए विद डॉक्टर एडवाइस। क्योंकि अस्थमा जो है, मैंने पहले भी बोला है, इट इज क्रोनिक डिसीज, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला डिसीज है, और इसको लॉन्ग टर्म कंट्रोल अपने को रखना चाहिए। तभी ये जो है, अपन जो सीवियर सीवियर सिम्टम्स है वो आपको डेवलप ही नहीं होंगे अगर आपने रेगुलर मेडिसिन इसमें चालू रखे तो। नेक्स्ट स्लाइड। इफ देर इज नो विजिंग इट इज नॉट एस्थमा। जैसे मैंने बोला, विजिंग का मतलब आप समझ लीजिए, विजिंग यानी कि एक जो म्यूजिकल साउंड है जो ज्यादा दमा बढ़ने के बाद आता है, सुई सुई से आवाज रहती है, वो अपने छाती में से आती है और बाजू वाले को भी सुनाई देती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि सर, मुझे ये ऐसी आवाज जो सुई सुई दमे के पेशेंट में आती है वो नहीं है, तो फिर मुझे अस्थमा कैसे हो सकता है। तो अस्थमा जो है उसके बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला है कि ऐसी खांसी जो कि किसी भी ओरल मेडिकेशन से जा नहीं रही है, और जो रात में आ रही है, जैसे कि आपको दम लग रहा है, और ऐसा होता है कि कभी कभी विजिंग जो है हमको स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है, पर पेशेंट को जो है बाहर महसूस नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विजिंग साउंड है, ये कुछ डायग्नोस्टिक ये नहीं है कि विजिंग ही रहेगा तो ही अस्थमा है, विजिंग नहीं भी रहेगा तो जो सिम्टम्स रहते हैं वो अस्थमा के सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एवरीवन विद अस्थमा एक्सपीरियंस द सेम थिंग्स, सेम सिम्टम्स। सबके अस्थमा के सभी सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण रहते हैं वो सेम रहते हैं? बिल्कुल नहीं। हर एक पेशेंट में सिम्टम्स वैरी हो सकते हैं। किसी में सिर्फ खांसी रह सकती है, किसी में चेस्ट टाइटनेस रह सकता है, किसी में विजिंग रह सकती है, किसी में जो है सिर्फ दम ही रह सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी,
जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर अस्थमा रहता है, तो सिवियरिटी के अनुसार अभी माइल्ड अगर रहेगा तो सिर्फ खांसी रहेगी आपको, मॉडरेट आएगा तो आपको चेस्ट टाइटनेस लगेगा, सीवियर रहेगा तो आपको हर वक्त दम रहेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी आपके जो है सिम्टम्स बदलते रहेंगे। इसीलिए अ, आप जो है कि मुझे जो ये सिम्टम है तो अस्थमा है, ये सिम्टम है तो अस्थमा नहीं है, ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो दिस इज अ मेजर इशू। ये जो मिथ है, ये अपना swallowing लाइव फिश कैन क्यूर अस्थमा, ये बेसिकली साउथ में एक जगह होता है। ये इट इज वेरी अनसाइंटिफिक ट्रेडिशन है कि ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, एक फिश है, उसके इसमें हर्बल मेडिकेशन रखा हुआ है मुंह में, और वो जो फिश है वो swallow करने को बोलते हैं। कुछ तो भी शरद पूर्णिमा को वो रहता है, और उसके लिए बहुत सारी भीड़ रहती है, पर इट इज वेरी अनसाइंटिफिक। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है, कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं है कि उससे ये है कि ये इससे अस्थमा को अपन क्योर कर सकते हैं। इट इज वेरी 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 अनसाइंटिफिक ट्रेडिशन जो अपने इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, और इसका ये भी रिच भी बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे ओपीडी में पेशेंट आते हैं उनमें से मैंने देखा हुआ है कि कुछ कुछ लोग वहाँ विजिट करके आए हैं और यहाँ लाइफ लॉन्ग अच्छी तरह से इनहेलर ले रहे हैं। तो ये मिथ है कि आपका कोई भी ये जो लाइव फिश है आपका अस्थमा क्योर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। और एक है कि एस्थमा इज ऑल इन योर हेड, ये एक मिथ है, और इट्स डाउन टू एंजाइटी। बहुत सारे लोग हैं कि जो आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, यानी कि जो अ, अपने टीनेजर्स रहते हैं उनके साथ आते हैं और बोलते हैं कि अरे सर कुछ नहीं, ये एकदम डट्टा हट्टा कट्टा है, इसके सब यानी कि दिमाग में है कि मेरे को दम लगता है, दम लगता है, और बाकी कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लगता, थोड़ी सी खांसी आती है और दम लगता है, इसको टेंशन से आती होगी। तो हमको कॉमनली वो बताना पड़ता है कि अस्थमा जो रहता है कभी भी अपने दिमाग में नहीं रहता है, वो लंग्स वाली कंडीशन है, इट इज नॉट मेंटल हेल्थ कंडीशन। आपको जो है उसके कुछ टेस्ट रहते हैं, वो टेस्ट कैरी करने पड़ते हैं, जैसे लंग फंक्शन टेस्ट है, एक एफओटी नाम की एक टेस्ट आई है छोटे बच्चों के लिए, वो टेस्ट है। ये टेस्ट करके ही अपन ये करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि ये अस्थमा है कि नहीं है। दूसरा मिथ जो है, इनहेलर्स आर दैट यूज टू रिलीव अस्थमा कैन क्योर द कंडीशन। अभी इनहेलर्स के बारे में ये जरा ज्यादा सुपरस्टिशन है कि पहले तो इनहेलर्स यूज नहीं करने चाहिए, आदत लगती है, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप इनहेलर्स यूज मैंने किया और पूरा अस्थमा क्योर हो गया। बिल्कुल नहीं। इनहेलर जो है सिर्फ आपके जो है सिम्टम्स रिलीव करते हैं, वो क्योर नहीं कर सकता। अस्थमा ये क्रोनिक कंडीशन है, अस्थमा को अपन कंट्रोल में रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, ये फैक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये पूरा जो अस्थमा और एलर्जी के मिथ्स और जो फैक्ट्स है मैंने अभी आपको बताया, तो ये जो फैक्ट्स है, तो इसका कंक्लूजन यही है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट द राइट फैक्ट्स ऑन द अस्थमा, एज मिसकंसेप्शन कैन प्रिवेंट द पीपल फ्रॉम गेटिंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, एंड अस्थमा कैन बी मैनेज्ड effectively by taking medication as prescribed by your doctor, by following healthy lifestyle and watching out your symptoms. With proper management, people with asthma can lead active, normal, productive and healthy life. तो आज का जो लेक्चर है उसमें अपने को टेक होम मैसेज यही है कि आपने जो है जो अस्थमा के सिम्टम्स है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो मैंने अभी बोले है कि माइल्ड टू मॉडरेट सीवियर से। एलर्जी की भी जो जैसे एलर्जी का राइनाइटिस कंडीशन है उसको भी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो अस्थमा को वर्सन कर सकती है, साइनोसाइटिस को वर्सन कर सकती है, और जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस है उसका ज्यादा विचार न करते हुए पहले ही माइल्ड सिम्टम्स में आपने डॉक्टर को दिखा के नेसेसरी टेस्ट और उनकी एडवाइस आपने लेनी चाहिए। और जो ये मिथ्स मैंने अभी आपको बताया एलर्जी और अस्थमा के बारे में, वो आपने ध्यान में रखने चाहिए कि फैक्ट्स क्या है। और आपको अभी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप भी मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सचिन, थैंक यू। सच अ एनलाइटनिंग लेक्चर। और मैं सबको बता दूं कि मुझे भी चाइल्डहुड अस्थमा है, और मैं सचिन की मदद लेते रहता हूं ड्यूरिंग द विंटर्स कभी ना कभी। एंड आई एम अ मैराथन रनर माई सेल्फ। लास्ट वीक 25
किलोमीटर्स का हिल मैराथन किया, आज 10 किलोमीटर्स भाग के हूँ। बट मेरे पास सचिन के सजेशन के हिसाब से हमेशा मेरे जेब में अपना इनहेलर रहता है। तो पूरी सावधानी के साथ आप एक बहुत अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, हर टाइप का एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट जैसे सचिन ने बताया और वो मुझे गाइड करता है कि बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करने में सावधानी बरतनी चाहिए। वेरी ट्रू कार्तिक। और जो है कि अस्थमा का इतना स्टिग्मा है कि कोई आगे आके बताता नहीं है कि मुझे अस्थमा है। जैसे अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, ये पूरा यानी कि उन्होंने जो है अपना अस्थमा खुद यानी कि सोशल मीडिया के पे आके टीवी न्यूज पे, नेशनल चैनल्स पे आके खुद डिस्क्लोज किया, और वो बोलते हैं कि हम रेगुलरली इनहेलर यूज करते हैं। तो ऐसा कोई बताता नहीं, पर आपने लाइफ यानी कि जो आपका जो फाउंडेशन है उसके इसमें सबको यानी कि इतने सारी ऑडियंस है उसके सामने आपने भी खुद बताया कि मुझे अस्थमा है। इट इज वेरी अप्रिशिएबल। थैंक यू, तूने मुझे प्रियंका और क्या बोलते हैं ना, अमिताभ के लेवल का समझा। थैंक यू, अमिताभ और के मुझे मौका इसमें दिया ये बोलने। सर नहीं, मेरा ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है। बात है कार्तिक, यानी कि कोई बताता नहीं बेसिकली। ये सर वेरी मेरा एक सोशल स्टिग्मा क्वेश्चन है। है। यस प्लीज, हाँ प्रज्ञा जी बोलिए। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे रनिंग नोज ऑलवेज यस यस। रहता है। वो भी अस्थमा अच्छा। का ही लक्षण है? और नहीं नहीं, अगर अस्थमा एलर्जिक। है तो अगर हमको दम लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम डॉक्टर तक पहुंचने तक हम प्रिपेयर क्या पहले स्टेप ले सकते हैं घर में? ये देखिए, एलर्जिक राइनाइटिस आपको अगर है तो आपको अस्थमा रहेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके। अस्थमा आगे डेवलप हो सकता है। आपने जो मैंने जैसे सिम्टम्स बताए कि आपको खांसी आती है क्या, दम लगता है क्या, व्हीजिंग साउंड्स आते हैं क्या, अगर ऐसा आता होगा तो आप एक डॉक्टर से चेकअप करा सकते हैं। ओके, लेकिन मैं पंप लेती थी, मैं औरंगाबाद में ही थी 15 साल। कार्तिक भैया तो अच्छे से पहचानते हैं। हाँ। तो लेकिन दम जब लगता है, मुझे एक दो बार यहाँ आकर हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। अभी फिलहाल मैं बड़ौदा में हूँ। तो जब दम अच्छा, लगता ओके। है तो हॉस्पिटल तक पहुंचने तक हम क्या घर में केयर ले सकते हैं? अच्छा, आप हॉस्पिटल पहुंचने तक अगर आपके पास नेबुलाइजेशन रहेगा तो आपके डॉक्टर के एडवाइस से वहाँ कुछ रिलीवर मेडिकेशन रह सकते हैं, जैसे एस्टालिन, लिवोलिन, जैसे आपके पास रहेंगे वो मेडिसिन आप तक तब ले सकते हैं, नेबुलाइजेशन ले सकते हैं इमरजेंसी में। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और किसी को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज कृपया इस संधि का लाभ उठाएं और प्लीज सवाल पूछें। हॅलो. हाँ हाँ। हॅलो. सचिन सर. यस। मी मला आहे ना आता जसं 2 दिवसापूर्वी पावसाचं वातावरण होतं, पाऊस पडला होता आणि काल पूर्ण सगळीकडे फोक होते, धुके होते. तर त्यावेळेस पासून ते आज सकाळपासून मला आहे ना त्रास होतोय सर्दीचा. तर हा ॲलर्जीचा त्रास असू शकतो का दम्याचा त्रास, अस्थमाचा त्रास असू शकतो? नाही नाही, तुम्हाला जर का फक्त सर्दी होत असेल, नाक वगैरे गळत असेल, तर तो अॅलर्जिक रायनायटिसचा त्रास आहे तुम्हाला. आणि तो जर का वातावरण बदलल्यानंतर होत असेल तर निश्चित तो अॅलर्जिक रायनायटिस असू शकतो. साधी सर्दी आणि अॅलर्जिक सर्दीमध्ये एकच फरक असतो की वातावरण बदलल्यानंतर जर का तुम्हाला ती दरवेळेस होत असेल, दरवेळेस, हा पॉइंट नोट करा की प्रत्येक वातावरण चेंज ऑफ एन्व्हायरमेंट किंवा चेंज ऑफ तुम्ही समजून घ्या प्लेस असेल, किंवा तुमच्या याच्यात काही अॅलर्जन्स, जसं तुम्ही एखाद्या याच्यामध्ये गेले, शेतामध्ये गेले आणि तिथे जर का तुम्हाला ते जास्त सर्दी होत असेल तर ती कदाचित अॅलर्जिक रायनायटिसची सर्दी असू शकते, अॅलर्जिक सर्दी असू शकते. तुम्ही डॉक्टरांकडे जाऊन तुम्ही एकदा कन्फर्म करायला पाहिजे. आणि अस्थमा जो आहे, जर का तुम्हाला त्यापासून दम लागत असेल, खोकला येत असेल, तर तो अस्थमाचे सिम्पटम्स आहेत का, हे आपण काही डॉक्टरांकडे जसे स्पायरोमेट्री, लंग फंक्शन टेस्ट आहे त्या जाऊन करायला हवं. धन्यवाद सर. मेरी सबसे एक ही अनुरोध है कि अम, बिना बिना एक स्पेशलिस्ट को दिखाए कोई भी निर्णय न ले। जस्ट बिकॉज ओवर द काउंटर आजकल बहुत सारे इनहेलर्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे घरों में नेब्यूलाइजेशन भी अवेलेबल है, पर हमें पता नहीं है, हमारी वो पढ़ाई नहीं हुई और हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। तो बिना डॉक्टर की सहायता के ये करना, इवन मैं भी अगर बीमार पड़ा तो मैं भले ही मैं डेंटिस्ट हूँ पर मैं पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं हूँ। जो सचिन की डिग्री है वो स्पेशलाइजेशन है लंग फंक्शंस में, और लंग और रेस्पिरेटरी मेडिसिन आज क्रिटिकल केयर मेडिसिन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है और बहुत ही स्पेशलाइज्ड अंग है।
और इसको प्रैक्टिस करने वाले कुछ स्पेशलिस्ट हैं। तो मेरा सबसे विनंती है कि अपने डॉक्टर को पूछे बगैर कोई भी कदम ना उठाएं। इवन कल सचिन, मुझे मेरा फ्रेंड पूछ रहा था कि मेरे बच्चों को पिछले 7 दिन से खांसी है, मैं उसे सुबह रात नेबुलाइजेशन कर रहा हूं पर आराम नहीं मिल रहा है। तो मैंने उसे कहा कि अर्जेंटली तुम्हारी मदद लेनी चाहिए या किसी पल्मोनोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। तो बच्चे हो वेरी या ट्रू, बूढ़े। क्योंकि अंदर निमोनिया भी हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कुछ निगल लेते हैं और उसकी वजह से फॉरेन बॉडी अंदर चली जाती है हम्म। और उसकी वजह से भी निमोनिया हो जाता है। तो बेसिकली पीडियाट्रिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट कर ले कि अपन जो ट्रीट कर रहे हैं वो इधर अस्थमा है, बाल दमा है, और क्या निमोनिया है या कोई इन्फेक्शन है, फॉरेन बॉडी अंदर गई है। तो वो Exactly. खासकर बच्चों में देखना चाहिए, और क्योंकि आज एवरी विजिंग इज नॉट अ अस्थमा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मेरा सबसे अनुरोध यही है कि जैसे हम लोग सर्दी और खांसी को बहुत लाइटली लेते हैं, या बुखार को कि हम जाते हैं और खुद ही काउंटर से एक दवाई ले लेते हैं, और आजकल तो हम सब डॉक्टर हैं। कोरोना के बाद तो हम सबके पास घरों में डोलो 650 और क्रोसिन और फलाना डिगना सब कुछ हमारे पास फुल स्टॉक है। जैसे हमारे पास गाजर ककड़ी मूली रहती है, वैसे आजकल हमारे पास दवाइयों का भी स्टॉक है। पर सही। चेस्ट मेडिसिन ये कोई लाइट लेने वाली चीज नहीं है। आपकी सर्दी अगर 5 से 4 दिन से ज्यादा है, और अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो कृपया डॉक्टर के पास जाइए। ये मेरा आज आज का ये सेशन रखने का मकसद ही है हमारा कि ठंड के मौसम में हमें ये जो तकलीफें हैं ये एकदम उभर के आती हैं। साल भर सब शांत रहता है, और ये समय है कि हमने वो अगर उभर के आई हैं चीजें तो उसका प्रॉपर ढंग से इलाज होना चाहिए। यस, और किसी को कोई या कार्तिक कार्तिक यस केदार प्लीज। या हाँ नमस्ते सचिन सर। नमस्कार केदार जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है, गर्म पानी पीते हैं जनरली हम अस्थमा में, तो मॉर्निंग में तो पीते हैं लेकिन रात में भी सोते वक्त पीना चाहिए क्या गर्म पानी? ये देखिए, गर्म पानी का वैसे तो देखा जाए तो साइंटिफिक रोल नहीं है, साइंटिफिक अच्छा रोल नहीं है। पर जैसे मैंने आपको बोला है कि आप अगर ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो उससे जो कोल्ड एयर आती है उससे कभी कभी अस्थमा के पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। नॉर्मल वाटर से नहीं होती है। गर्म पानी आप पिएंगे तो दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स है उसके लिए, पर अस्थमा के लिए जरूरी नहीं है कि आपने गर्म पानी पीना ही चाहिए। पर पीते होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट। यस, थँक यू। हा, स्नेहल थँक यू। कुलकर्णी एक प्रश्न विचारतायत. हो स्नेहल वहिनी बोला. हा सर, मला असं विचारायचंय सरांना की माझ्या मुलाला लहानपणापासून अस्थमा आहे आणि दरवर्षी त्याला हिवाळा आला की नेहमीच असा त्रास होतो सर. तर ओके। जर मला सरांना दाखवायचं असेल, तो मोठा आहे म्हणजे पुण्यात असेल तर तो येऊ शकतो, नाही तर मग इथे आल्यानंतर इथे आपल्याकडे औरंगाबादला सर असतील तर दाखवू शकतो. येस, तर मला कुठे यावं लागेल तुम्हाला जर दाखवायचं मी असेल चॅट तर? मध्ये टाकलंय वहिनी, सरांचं नाव, नंबर, ऍड्रेस सगळं ओके सर, टाकलंय. तुम्ही जर चॅट वर क्लिक केला तर तुम्हाला चालेल सर. बघते सर. ओके सर, थँक्यू. ओके ओके वहिनी. ओके. चांगली इन्फॉर्मेटिव्ह मीटिंग झाली, आम्हाला फार आनंद झाला ऐकून. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. मी नागपूरवरून बोलतोय. ओके, थँक्यू. हेलो, हाँ, नमस्ते, बोलिए. हाँ मदनी हाँ जी, सर। नमस्ते, बोलिए सर. सचिन जी आपका लेक्चर बहुत अच्छा हुआ, काफी मालूमात मिली, थैंक यू. और कार्तिक सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया है, उन्होंने इनवाइट किया था. बट मैं भी Yes. जैसा थोड़ा ब्रीफ दे दूं, मैं भी एक्चुअली अस्थमा से रिलेटेड कंपनी में हूँ, मिडास केयर फार्मास्यूटिकल में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर बोल के रिटायर हुआ हूँ, और स्टिल फ्रॉम Okay, 5 sir. years Okay. स्टिल आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट फॉर द सेम कंपनी. वो तो वही अस्थमा के रिलेटेड जो सर Yes, ने जो okay. बताया है कि जैसा विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको कोई लेना नहीं चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा, और मैं Yes. आपको ये एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जैसे यूजुअली ये जो अस्थमा होता है ना, अपने अभी एक मैं आपको सीखी है इसका, इसमें अभी क्या लिखा है कि ये जो जूम में मीटिंग में देखिए आप, गुजरात में है तो ये बैन किया है. अच्छा ठीक है, मैं उसमें या तो डिसेबल आ रहा है. हेलो, आ रहा है, आवाज आ रहा है आपको? हाँ हाँ, आप Yes, आवाज आ रही शेयर है, करना आवाज पड़ेगा clearly क्योंकि आ रही है. आपको स्लाइड शेयर हाँ. करने का अनुमति नहीं है सर.
नहीं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये गुजरात में अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है, कोनोकार्पस बोल के, जो ये आता है, गार्डनिंग प्लांट आता है कोनोकार्पस, तो ये लोगों ने बैन किया है क्योंकि इससे काफी हेल्थ हजार्ड हो रहा है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, अच्छा, क्योंकि ये ओके। काफी लोग लगाते हैं गार्डन में कोनोकार्पस ट्री। मोनोकार्पस, दैट्स जी ऑल जी जी, बिल्कुल सही। सर। यस सर, ये गुजरात में बैन मोनोकार्पस किया है क्योंकि ये लोग काफी गार्डन में आजकल यूज करते हैं और वो उससे हेल्थ हजार्ड हो रहे हैं। जस्ट यही इंफॉर्मेशन शेयर करना था। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू मदनी साहब। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अमोल जाधव जी बोलिए। सर नमस्कार. नमस्कार अमोल सर. सचिन सर नमस्कार. मी सचिन सरांना म्हणजे जवळपास 8 वर्षापासून ओळखतो. मला सगळ्यांना एक गोष्ट सांगायची होती. माझी वाईफ प्रेग्नेंट होती. त्यावेळेस अप्रॉक्सिमेटली 7 मंथला तिला हायली अस्थमॅटिक डिटेक्ट झाला होता. त्यावेळेस ज्या मॅडम ट्रीटमेंट करत होत्या त्यांनी सांगितलं की आपल्याला हे मे बी अबॉर्ट करावं लागेल. जर तुम्ही एक काम करा, सचिन जोशी सरांना भेटा, जाऊन श्वास क्लिनिकला, जर माइट बी ही इज टेकिंग केअर ऑफ, तरच आपण पुढे प्रोसीड करू शकतो. अदरवाईज इट इज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू. तो सिच्युएशन डायलिमा इतका वर्स्ट होता. त्याच्यानंतर आम्ही सरांकडे गेलो. सरांनी ज्या टेस्ट केल्या आणि त्याच्यानंतर दॅट 2 मंथ्स वॉज ट्रीटेड इतकं व्हेरी वेल. सरांनी 2 महिने एवढी काळजी घेतली. देन आफ्टर माय सन रुद्रांश, त्यालाही सरांनी सांगितलं होतं की त्यालाही नॅचरली तो येणार, बट तो सरांकडेच ट्रीटमेंट घेतोय आणि ही इज परफेक्टली फाईन सर. सो द थँक्स फॉर द रुद्रांश सर. थँक्यू सो मच सर. येस. अरे थँक्यू अमोल सर. थैंक यू अमोल सर फॉर द Great. एक्नॉलेजमेंट. यस, माने जी बोलिए. रामेश्वर जी, आप आपका वो बटन से अनम्यूट कर सकते हैं. ठीक है, शायद वो नहीं कर पा रहे. और किसी को कोई सवाल? नो सर, नो, थैंक यू वेरी मच. एनीथिंग एल्स? हॅलो. हाँ रामेश्वर जी बोलिए. हा सर, मला सचिन सरांना एक प्रश्न विचारायचा आहे. हो. बोला ना माने भैया, बोला. हा माझे सर, सिनियर आहेत रात्री माने भैया. हा हा, नमस्कार डॉक्टर. सर, मला एक नमस्कार. प्रश्न असा विचारायचा होता, रात्री जे घोरण्याचा जो कारण काय आणि त्याच्यावरती उपाय काय समज. हा, आजच्या लेक्चरच्या थोडा वेगळा जरा प्रश्न. थोडा वेगळा प्रश्न आहे. घोरणा हा आजार असतो. ज्यांना समजून घ्या, रात्री झोपताना जे आहे, जे घोरत असतील, जो सकाळी झोपेतून उठल्यावर ज्यांना फ्रेश वाटत नसेल आणि दिवसभर झोपेत असेल, तर अशा रुग्णांना घोरण्याचा त्रास असू शकतो. आणि त्यासाठी स्लीप स्टडी नावाची एक टेस्ट आहे, ती करून योग्य तो मग तुम्ही मार्गदर्शन डॉक्टरकडनं घ्यायला पाहिजे. हा ओके, जनरली जे थँक्यू. ओबेस पेशंट असतात, जाडे पेशंट असतात, त्यांच्यामध्ये असण्याची शक्यता असते. थैंक ओके यू ओके, रामेश्वर सर. थँक्यू सर. सचिन, मुझे एक सवाल था कि जैसे अभी एलर्जिक राइनाइटिस के लिए बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं. आई थिंक मल्टीपल टेस्ट हम लोग कर सकते हैं. Yes. और उससे हम जानकारी ले सकते हैं कि हमें किस चीज की एग्जैक्टली एलर्जी, और उनको हम अवॉइड कर सकते हैं. पर मैंने ऐसा सुना है कि जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एलर्जी है, उनका ट्रीटमेंट के लिए एंटी हिस्टामिनिक्स का प्रयोग होता है और Yes. कुछ इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं. तो वो Yes. कितना सेफ है और वो कितने समय तक लेना चाहिए और वो कितना ड्यूरेशन तक चलता है वो ट्रीटमेंट? यस, एलर्जी का जो है, ये देखिए, आपने वो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि इसके लिए कुछ इंजेक्शन थेरेपी भी अवेलेबल है. इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन रहते हैं और वो कभी कभी 1-1 साल 2-2 साल रहते हैं. पर वो जो फील्ड है अभी भी एलर्जी का, वो इंजेक्शन का और स्किन प्रिक टेस्ट का, वो अभी भी थोड़ा डायलेमा में है वो फील्ड, क्योंकि उसमें जो है अभी तक रिसर्च बहुत बाकी है. कुछ लोगों को उससे अच्छे असर भी दिखाई दिए है और कुछ लोगों को नहीं भी. तो इसलिए इट इज स्टिल रिसर्च चल रहा है उसका, कि वो थेरेपी जो है, क्योंकि एलर्जी जो हमारे इसमें है, वो एक अलग ब्रांच अभी उभर के आ रही है और उसमें बहुत सारा रिसर्च चल रहा है. तो इसके बारे में अभी रिसर्च ये है. इट इज नॉट प्रूवन थेरेपी कि ये लेना ही चाहिए. पर आप जो एंटी हिस्टामिनिक और जो नेजल स्प्रे रहते हैं, वो विद डॉक्टर से एडवाइस आप सेफली ले सकते हैं अभी. सचिन, तो एंटी हिस्टामिनिक्स
का क्या साइड इफेक्ट है अगर बहुत समय लिया गया तो? अच्छा, जो एंटीहिस्टामिनिक जिससे सेडेशन होता है, जैसे लियोसिट्रीजिन रहता है, वो आप ज्यादा दिन की नहीं ले सकते, क्योंकि उससे जो है आपकी जो कार्य क्षमता है, ब्रेन का जो ये है, वो भी फंक्शन थोड़ा कम हो सकता है अगर आपने लॉन्ग स्टैंडिंग लिया तो। अभी कुछ अच्छे एंटीहिस्टामिनिक्स आए हैं, जैसे पेक्सोफेनाइडिन है, इवास्टिन है, तो ये ऐसे जो एंटीहिस्टामिनिक आए हैं जो कि जिससे नींद नहीं आती है और जो ब्रेन के फंक्शंस को ज्यादा सप्रेस नहीं करते हैं, तो आप वो सेफली ले सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सचिन, थैंक यू वेरी मच। और किसी को कोई सवाल पूछना है? हॅलो हेलो। हाँ, हॅलो बोंडेकर सर बोला. हा मी भुजबळ मला ना ऍक्च्युली करोना नंतर झालेला आहे अस्थमाचा त्रास. यस, हॅलो हाँ यस यस, मैं ऐकतोय. सर. हा डॉक्टर साहेब नमस्कार. मला ना हा. करोना नंतर आहे आता जवळपास आता 4 वर्ष झालेत, 4.5 वर्ष. थोडस मी पहिले स्टेरॉइड खूप घेतलंय स्टार्टिंगला. ओके. आता मला ना 2 महिने झालं ना की मला खूप त्रास होतो. मी सगळे पाळतो, म्हणजे आपले पथ्य जे आहेत ना जवळपास सगळेच पाळतो, दही वगैरे, म्हणजे व्हाईट पदार्थ खातच नाही समजा बरंच. पण ओके. आणि वेळेवर पंप पण घेतो. यस. 3 टाइम्स पंप घेतो, 2 वेळेस, तसं 3 वेळेस तर घेतोच ऍव्हरेज. पण ओके झालं ना तर मला गोळीची गरज पडते. ओके, स्टेरॉइड्स तुम्हाला स्टेरॉइडच्या गोळीची गरज पडते. हाच पण घेतली बघा मी. हा म्हणजे 2 महिने मी प्रयत्न करत राहतो अवॉइड करायचं, पण बरं शेवटी मग मी गोळी घेतो. बरं बरं. त्याला त्याचं तुम्हाला दोन महत्वाच्या गोष्टी आहेत तुमच्या याच्यामध्ये, तुम्ही जी आता हिस्ट्री सांगितली त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे की तुम्हाला एवढं स्टेरॉइड डिपेंडेंट का राहावं लागतं. याच्या काही टेस्ट असतात, त्या टेस्ट हा तुम्हाला ज्या आहेत त्या रेग्युलरली कराव्या लागतात, ज्याच्यामुळे आम्हाला कळतं की तुम्ही जे इनहेलर्स घेतात त्याला काही अपग्रेड करायची गरज आहे का. कारण हा इनहेलर्स मध्ये सुद्धा जे आहेत आता इतके चांगले प्रकार आलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये तुम्ही अपग्रेड होऊन तुमचं जे आहे स्टेरॉइड पासून तुम्ही मुक्ती मिळू शकते तुम्हाला. पण बापरे. तुम्ही त्याला जे आहे कन्सल्ट करून आणि त्याच्या रेग्युलर चेकअप्स काही असतात ते रेग्युलर चेकअप्स करायला पाहिजे. कारण काय होतं, खूप लोकांचं असं होतं की मला 1-2 वर्षापूर्वी हे इनहेलर्स दिले होते, यांनी मला बरं वाटत होतं आणि आता बरं नाही वाटत, आणि मग बरोबर. तेच आपण कंटिन्यू ठेवतो. आणि मग जसं तुम्ही म्हटले की मी स्टेरॉइड स्वतःच मनाने घेतो, तसं ऍक्च्युअली घ्यायला नाही पाहिजे. तुम्ही, मला असं वाटतं की एक चेकअप करून तुम्ही त्याची एक निश्चित गाईडलाईन असते आमच्याकडे, ती गाईडलाईन तुम्ही फॉलो करायला हवी. बरं बरं बरं, चालेल ना. म्हणजे माझा मेन तर तेच आहे, प्रचंड कफ निघतो स्टार्टिंगला, आणि जसा कफ वाढला की ऑटोमॅटिक मग ते श्वासनलिका बारीकच होते, हे तुम्हाला माहितीच. येस येस. तेच. हॅलो हा येस सर, तुमच्याकडे मग टेस्ट करून घेऊ का मग मी? येस येस, एकदा या तुम्ही, मला दाखवा आणि आपण बघू ना त्याचं काय करायचं. ठीक बरं आहे. बरं. हो हो येस हो हो, म्हणजे आता माझ्या इनडायरेक्टली काय आलं, थोडं आपल्याला चेंजेस करावं लागेल. ठीक आहे सर, येस, ठीक नो आहे. चेंजेस. ओके ओके, थँक्यू व्हेरी मच सर, थँक्यू व्हेरी मच. किसी ने अभी एक सवाल पूछा है कि कर्ड राइस से प्रॉब्लम होता है क्या, तो बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में वो एड्रेस हुआ था कि कर्ड राइस खुद अपने आप में कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है अनलेस आपको मिल्क या कर्ड की एलर्जी है. यस, परफेक्ट. और आई थिंक वी आर वेरी प्रिविलेज्ड कि हमारे साथ मराठवाड़ा के बहुत फेमस ईएनटी सर्जन डॉक्टर शालिग्राम तोंडे सर भी है, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा स्मोकिंग के बारे में भी बताया जाए, स्मोकिंग का क्या रोल है करके. यस, मैंने अभी यानी कि इसमें बोला है कि जो स्मोकिंग रहता है, स्मोकिंग प्लेज वेरी, ये यानी कि इसमें जो मेन रोल है अस्थमा में बढ़ने के लिए ट्रिगर फैक्टर है. स्मोकिंग के जो इससे जो अपने एयरवेज रहते हैं उनको इरिटेशन होता है और उनमें इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और अस्थमा वर्सन हो जाता है. तो आप खुद भी स्मोकिंग मत कीजिए, और जो पैसिव स्मोकर है, यानी कि आपके बाजू वाला अगर स्मोक कर रहा है, घर में ऐसा होता है कि हस्बैंड स्मोक करता है और बीबी जो रहती है वो एस्थमेटिक रहती है, तो उनका भी अस्थमा उससे वर्सन हो सकता है. जितना ही खुद स्मोकिंग करना डेंजरस है, उतना ही पैसिव स्मोकिंग भी इक्वली डेंजरस है. तो स्मोकिंग तो यानी कि एलर्जी बढ़ाने में सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, तो इट शुड बी अवॉइडेड. राइट, थैंक यू वेरी मच सचिन, थैंक यू, सच थैंक यू. एनलाइटनिंग सेशन. और मेरे Yes. ख्याल से इतने आराम से सहज रीति से तुमने सारे मिथ्स और क्या बोलते हैं ना फैक्ट्स को सामने रखा. मैं हमारे एनजीओ लाइफ फाउंडेशन की तरफ से और सारे फाउंडर मेंबर्स और यहाँ जो उपस्थित हैं संपदा, मैं और अजय, हमारी तरफ से तेरा बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ. आज थोड़ा टाइम कम पड़ गया, मैं तेरी तारीफ नहीं कर सका,
बट आई जस्ट वांट टू से कि सचिन और मैं वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और बहुत ही इंटेलिजेंट और कोरोना में बहुत उत्कृष्ट काम करने का मौका मिला है हमारे सचिन को, और वो खुद एक बहुत फिटनेस एंथुजियास्ट है, और हम लोग हर मैराथन में साथ में ही दौड़ते हैं, और वो मुझसे बहुत कहीं आगे निकल जाते हैं, और मैं स्टेरॉइड्स का जल्दी ही उपयोग करने वाला हूँ उनसे आगे जाने। सो थैंक यू वेरी मच सचिन, थैंक यू, इट वाज थैंक यू, थैंक यू सच अ सर। नाइस सेशन। थैंक यू वेरी मच। और मैंने Thank you. सबका धन्यवाद, आप आए हैं। मैंने चैट में सर का नाम, नंबर और उनके क्लिनिक का एड्रेस मैं फिर से बोल देता हूँ। डॉक्टर सचिन जोशी इज अ पल्मोनोलॉजिस्ट, और वो श्वास क्लिनिक नाम का क्लिनिक चलाते हैं गारखेड़ा परिसर में। सॉरी, नॉट गारखेड़ा, क्या एरिया बोलूंगा सचिन? गजानन महाराज मंदिर एरिया, हाँ, गजानन महाराज मंदिर एरिया। और मैं पुंडलिक में। सचिन, कुड यू जस्ट टेल योर मोबाइल नंबर ऑल्सो प्लीज एक बार? यस, 9822 888077। पुंडलिक नगर रोड पे है वो क्लिनिक, नियर स्वामी समर्थ टेम्पल जो है वहाँ फेमस है, Yes. उसके ऑपोजिट में है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। thank और you. आज का सेशन रिकॉर्ड हुआ है, सॉरी एक सेकेंड ना, आज का सेशन रिकॉर्ड हुआ है, और ये सेशन का रिकॉर्डिंग मैं जल्दी ही सबसे शेयर करूंगा। तो जिन लोगों ने मिस किया है, आप उनके साथ भी ये सेशन शेयर कर सकते हैं और उनका भी लाभ हो। तो इसी में विनती के साथ कंप्लीट करता हूँ कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.